Warm greetings to everyone and welcome to DS English. I am दीपमाला शर्मा. आज हम 12th क्लास के लिए उनका एक चैप्टर करने वाले हैं जो उनकी सप्लीमेंट्री बुक विस्टास में से लिया गया है. ये उनका 4th लेसन है, द एनिमी, और ये लिखा है पर्ल एस बक ने. पर्ल सिडन स्ट्राइकर बक 1892 to 1973 was an American writer and novelist. She was awarded the Pulitzer Prize in 1932 and the Nobel Prize in Literature in the year 1938. She was a prominent advocate of the rights of women and minority groups. अब इससे पहले कि हम चैप्टर को डायरेक्टली स्टार्ट करें, आपको एक बार इस चैप्टर की बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी कि राइटर ने ये जो चैप्टर लिखा है ये किस थीम पर है, क्या बैकड्रॉप है इसके पीछे. तो देखिए, यहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूज़पेपर की कुछ क्लिपिंग्स. आप देख सकते हैं इनकी हेडलाइंस. ऑक्यूपेशन ऑफ जापान इज प्रोसीडिंग रैपिडली. यूएस डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट जापान. जापानीज सरेंडर. वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड्स. जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो कि 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, और उसमें जो हैवी डिस्ट्रक्शन कॉज की गई थी उस बारे में भी आपको अच्छे से पता है. देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में मैं आपको क्यों बता रही हूँ, वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड वॉर है. वो कोई भी वॉर हो सकता है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, जिसमें वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब है. वर्ल्ड वॉर का मतलब है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हो जाते हैं, एक विश्व युद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर होता है. मीन्स वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द नेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन वॉर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी तरह से हुआ था 1939 से 1945 के बीच में. अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके पीछे कोई और, जैसे मान लीजिए वॉर है, वो भी बैकग्राउंड में है. तो हर बार जब भी मैं आपको चैप्टर क्लियर करती हूँ तो उसका बैकग्राउंड इसीलिए क्लियर करती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो ये जो चैप्टर लिखा हुआ है इसके पीछे जो ऑथर है वो बेसिकली क्या बात बताना चाहता है, बेसिकली इस चैप्टर का क्या बैकड्रॉप है. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड ये चैप्टर है. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज थे, वैसे तो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर था, मीन्स विश्व युद्ध, यानी कि विश्व स्तर पर इस युद्ध को लड़ा गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नेशंस थे जो मेजरली इसके अंदर पार्ट ले रहे थे. तो वो दो ग्रुप्स थे. देखिए, ये दो ग्रुप्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें एक साइड तो है इंग्लैंड, सोवियत यूनियन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर उसके बाद जो दूसरा जो ग्रुप है उसे एक्सिस पावर्स बोला गया, इटली, जर्मनी और जापान. तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने दो ये जो नेशंस हैं इनको हाईलाइट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान. तो जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पर, एक साइड एलाइड पावर्स थी जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने हाईलाइट किया है, और दूसरी ओर एक्सिस पावर्स थी जिसमें मैंने जापान को हाईलाइट किया है. तो आपको इस समय अपने माइंड में इन दो नेशंस को लेकर चलना है, यूनाइटेड स्टेट्स जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, और जापान. ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये इन दोनों ग्रुप्स के वर्सेस मीन्स बीच में था. ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका है और जो जापान है वो एक दूसरे के क्या हो गए, एनिमी. क्या हो गए, जी हाँ, एनिमी. और हमारे चैप्टर का टाइटल भी क्या है, एनिमी. तो जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो लगभग इसी बैकग्राउंड पर बेस्ड है. आप देखिए स्टोरी की सेटिंग क्या है. द स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन अ कोस्टल टाउन ऑफ जापान इन द ईयर 1941. Second World War was going on between America and Japan. Japanese were hostile to the Americans and ready to kill any American found in their soil. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड है, 1941 इज द ईयर. और ये मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में. तो 1941 तक आते आते अमेरिका और जापान के बीच में जो हॉस्टिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसी के बैकड्रॉप में ये चैप्टर लिखा गया है. अब इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि स्टोरी में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा. सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, ही इज डॉक्टर सदाओ होकी. ही वॉज अ जापानीज डॉक्टर. ओके, देन वी हैव सदाओ's फादर, मच कंसर्न अबाउट हिज सन्स एजुकेशन. ही वॉज अ ट्रू पेट्रियट. देन वी हैव हिज वाइफ हना. She was the wife of Dr. Sadao, met in America, became friends and got married in Japan. यहाँ मैं आपको कैरेक्टर्स के साथ साथ इनकी छोटी छोटी सी इंट्रोडक्शन भी दे रही हूँ इनके बारे में कि मेनली ये जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारी स्टोरी में. देन एट 4th नंबर वी हैव टोम, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, अ सोल्जर ऑफ US नेवी. देन वी हैव जनरल टाकिमा, अ सिक जापानीज आर्मी जनरल, नीडेड एन ऑपरेशन, ट्रस्टेड ओनली डॉक्टर सदाओ. एन ऑफिसर, अ मैसेंजर ऑफ द जनरल. Gardner,
an old gardener in the house of Dr. Sadao, Yumi, Hana's maid servant, and the cook, an old cook in the house of Dr. Sadao. तो ये सभी कैरेक्टर्स हैं जो हम स्टोरी में, जिनके बारे में हम रीड करेंगे. अब इससे पहले कि हम स्टोरी स्टार्ट करें, एक बार मैं आपको स्टोरी की इंट्रोडक्शन बता देती हूँ. दरअसल ये जो स्टोरी है, इट हाईलाइट्स हाउ अ जापानीज डॉक्टर सेव्स द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर एंड राइजेस अबव नैरो नेशनल प्रेजुडिसेस. तो ये जो स्टोरी है ये हाईलाइट करती है कि किस तरह से एक जापानीज डॉक्टर, जिनका नाम मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, डॉक्टर सदाओ होकी. ओके, ही इज द प्रोटोगोनिस्ट और वी कैन सी द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी. तो जो जापानीज डॉक्टर सदाओ हैं, वो किस तरह से एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसका नाम दरअसल टॉम है, और इसे जो है, आप ये देखिए कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जैसे मान लीजिए आपसे टेस्ट में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको शॉर्ट में POW ये लिख देते हैं. तो इसकी जो फुल फॉर्म है बेटा, वो रहेगी प्रिजनर ऑफ वॉर. तो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान कर लीजिए कि POW हियर स्टैंड्स फॉर प्रिजनर ऑफ वॉर. ये अमेरिकन है, टॉम जो है वो अमेरिकन है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका और जापान एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, अगेंस्ट लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. और आपको ये भी ध्यान होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एंड है वो कैसे हुआ था, कि जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए थे जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर. और इसके साथ ही जापान में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे जाने गई थी, और इवन बहुत सालों तक उसका इम्पैक्ट जो है वो देखा गया था जापान में. एंड ये जो था, ये इसका एंड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को. तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा एनिमिटी इन दोनों नेशंस के बीच में होगी. एंड स्टिल यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ, ही सेव्स द लाइफ ऑफ अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर. तो ये सब कैसे होता है, किस तरह से डॉक्टर सदाओ होकी जो हैं वो अपने नैरो नेशनल प्रेजुडिसेस से ऊपर उठ के, मीन्स हमारे कुछ बहुत ही, आप कह सकते हो कि इस तरह की कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ऐसे बैरियर्स होते हैं, बहुत ही हमारी पेटी कंसिडरेशंस होती हैं, जिनको छोड़कर डॉक्टर सदाओ होकी ने एक लाइफ बचाई. किसकी? अपने दुश्मन की, अपने एनिमी की. और इसके लिए ही रिस्क्स हिज ऑनर, करियर, पोजीशन एंड लाइफ बाय शेल्टरिंग अ वॉर प्रिजनर ऑफ द एनिमी कैंप एंड सेविंग हिज लाइफ. द ऑथर हैज ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट द कॉन्फ्लिक्ट इन द डॉक्टर्स माइंड एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड एज अ सिटीजन विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी. तो ऑथर ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है स्टोरी के अंदर कि वो जो डॉक्टर है उसका क्या फ़र्ज़ बनता है, उसके हार्ट में और माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो फाइनली किस चीज़ की सुनता है, अपने हार्ट की या माइंड की. एंड इसके हिसाब से हमारा थीम निकल के आता है स्टोरी का. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप चाहो तो इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो साथ साथ पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ और इनको नोट कर लेना. द एनिमी गिव्स द मैसेज दैट ह्यूमनिज्म ट्रांसेंड्स ऑल मैन मेड प्रेजुडिसेस एंड बैरियर्स. डॉक्टर सदाओ upholds the ethics of medical profession in treating an enemy. The story's great lesson of peace, love, sympathy, fellow feeling and humanism. तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पर ये स्टोरी दरअसल इट टेक्स इट्स एक्शन. तो ये है हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ का घर. इट इज़ अ हाउस बिल्ट ऑन अ नैरो बीच नियर द सी. तो जो डॉक्टर सदाओ हैं उनके घर की बात है दरअसल. उनके घर के आसपास ही ये जो स्टोरी है टेक्स प्लेस. और उनका जो घर है वो जापान में एक कोस्टल बीच है. एक बीच है सी के पास, वहाँ पर रॉक्स के ऊपर उनका ये जो घर है ये बना हुआ है. आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर. तो देखते हैं चलिए कि किस तरह से ये स्टोरी स्टार्ट होती है. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर, प्लस मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाऊंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस हैं, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. तो आप बहुत अच्छे से पहले स्टोरी को एंजॉय कीजिए, समझिए. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है द एनिमी. सो लेट्स बिगिन. द एनिमी इज अ स्टोरी अबाउट अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट डॉक्टर सदाओ होकी. His house was located on a sea coast where he had spent his childhood. He was greatly influenced by his father, whose chief concern was Dr. Sadao's education. तो जो एनिमी, ये जो स्टोरी है दी एनिमी, ये एक जापानीज सर्जन के बारे में है और साइंटिस्ट भी थे वो साथ के साथ. उनका नाम था डॉक्टर सदाओ होकी. His house was located on a sea coast. उनका जो घर था वो समुद्र के एक किनारे पर बना हुआ था और वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया था. वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे
उनके जो फादर की टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स थी उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ओके, और वैसे भी डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे उनका चीफ कंसर्न जो था वो उनकी एजुकेशन को लेकर था, और इसीलिए डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे वो उनसे कभी भी ज़्यादा खेलते नहीं थे, उनके साथ ज़्यादा बातें नहीं करते थे, ज़्यादा मजाक वाली बातें नहीं करते थे, बल्कि वो केवल एक ही चीज़ उनके माइंड में डालते थे कि यू हैव टू बी सक्सेसफुल वन डे, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, अ वेरी गुड डॉक्टर, सर्जन। और जैसा कि डॉक्टर सदाओ एक ओबीडियंट बच्चे थे, उन्होंने किया भी। ही फुलफिल्ड द ड्रीम ऑफ हिज फादर बाय बिकमिंग अ वेरी फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट। तो डॉक्टर सदाओ's फादर वॉज क्वाइट अ पेट्रियाटिक पर्सन। अब डॉक्टर सदाओ का जो कैरेक्टर स्केच है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन डॉक्टर सदाओ के फादर के जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में हमें यहाँ से पता चल रहा है कि डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे वो जैसे डॉक्टर सदाओ की एजुकेशन में बिलीव रखते थे, फिर वो एक पेट्रियाटिक पर्सन थे, यानी कि बहुत ही देशभक्त थे, अपने देश के लिए उनको बहुत प्यार था। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम, कौन से देश के हैं डॉक्टर सदाओ और उनके फादर? सोचिए, जी हाँ, जापान के। He was a serious man who believed in tradition and values। तो एक सीरियस किस्म के आदमी थे, मैंने आपको बताया वो किसी से मजाक नहीं करते थे, अपने बेटे से भी मजाक वो नहीं करते थे, और वो बिलीव करते थे ट्रेडिशन में और वैल्यूज़ में। ओके, His father would point towards the islands and would say that those were the stepping stones towards the future of Japan. Dr. Sadao would question him childishly that where would they reach from those islands. His father would reply that it was not known as it depended on the future. The future had no limits. So देखिए, डॉक्टर सदाओ के फादर जब भी उनसे बात करते थे तो वो अपने घर के आसपास, जैसे मान लीजिए ये जो बीच था, यहाँ से वो दूर जो आइलैंड्स थे, आप देख सकते हो इस पिक्चर में जो आइलैंड्स हैं, इनकी ओर पॉइंट आउट करते थे और कहते थे कि जो जापान का जो फ्यूचर है वो इन आइलैंड्स पर है। ओके, किस तरह से कि ये आइलैंड्स जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि जो जापान है उसका फ्यूचर क्या होगा। तो जब डॉक्टर सदाओ उनसे पूछते थे कि फादर क्या होगा हमारा फ्यूचर, ओके, किस तरह से ये पता चलेगा कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो वो ये कहते थे कि इस चीज़ का तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जो मैन की डेस्टिनी है वो उसके अपने हाथों पे है। तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही एक किस्म के फ्यूचरिस्टिक इंसान थे, फिलोसॉफिकल इंसान थे, और वो चाहते थे कि डॉक्टर सदाओ जो है वो भी एम्बिशियस बने और पढ़ लिख कर बहुत ही कामयाब बने। At the age of 22, he went to study in America and meets a Japanese girl, Hana, there. He returned at the age of 30. Before dying, Sadao's father saw Sadao become famous not only as a surgeon but also as a scientist. With his father's consent, Dr. Sadao marries Hana. They now had 2 children. Hana was a devoted wife and a sympathetic woman. तो जब वो 22 साल के थे डॉक्टर सदाओ, तो उनके फादर ने उन्हें अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए, जहाँ उन्हें एक जापानीज़ लड़की मिली जिसका नाम था हना। और जब वो 30 ईयर्स के हो गए तब वो वहाँ से वापस आ गए पढ़ लिख कर, वो एक अच्छे डॉक्टर बन गए थे, अच्छे सर्जन बन गए थे। और डॉक्टर जैसे सदाओ जो हैं वो बहुत ही फेमस हो चुके थे एज अ साइंटिस्ट एंड अ सर्जन, इससे पहले कि उनके फादर की डेथ हुई। तो उनके फादर का जो सपना था वो डॉक्टर सदाओ ने पूरा कर दिया था। उनकी डेथ से पहले वो बहुत खुश थे उनको एक अच्छे सर्जन, वेल एस्टैब्लिश्ड सर्जन और साइंटिस्ट के रूप में देखकर। और अपने फादर की कंसेंट से उन्होंने हना से शादी भी कर ली थी। हना भी एक बहुत ही अच्छी वाइफ थी, ओके, एक सिंपैथेटिक वुमन थी, केयरिंग वाइफ थी, लविंग वाइफ थी, और उनके अब 2 बच्चे थे। तो अब ये तो था सारा का सारा, जैसे स्टोरी के पहले जो भी कैरेक्टर्स हैं उनका सब कुछ क्या था पीछे से बैकग्राउंड। अब हमारी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होगी। ओके, देखते हैं। दिस वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था। दस ऑल द डॉक्टर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सर्व द जापानीज आर्मी। तो सभी डॉक्टर्स को जापानीज आर्मी में ले जाया गया था, ओके, ताकि वो उनकी जैसे उनको सर्व कर सकें, उनको ट्रीट कर सकें। आप ये सोचें कि जब भी वॉर्स होती हैं तो डॉक्टर्स को दरअसल ट्रूप्स के साथ भेज दिया जाता है, आर्मी के सोल्जर्स के साथ भेज दिया जाता है, ताकि जब भी कोई सोल्जर वहाँ पे इंजर्ड हो जाए, वुंडेड हो जाए, तो उसको जो भी ट्रीटमेंट है या जो भी फर्स्ट एड है वो डॉक्टर्स प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो डॉक्टर्स को वहाँ पर साथ में भेज दिया जाता है। लेकिन however, Sadao was not sent abroad with the armed forces as a doctor because the old general was suffering from an ailment which needed to be operated upon in case of an emergency. तो जो डॉक्टर सदाओ हैं उनको लेकिन उन ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया था, क्योंकि जो जनरल थे आर्मी के उनका नाम था जनरल टाकिमा, TAKIMA। मैंने भी कैरेक्टर्स पे इंट्रोड्यूस कराया था आपको। तो जनरल टाकिमा जो थे उनको कभी भी जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती थी, क्योंकि उनको कोई बीमारी थी
ओके, और उनका ऑपरेशन होना था, एक सर्जरी होनी थी, और वो केवल डॉक्टर सदाव पर ही विश्वास करते थे। उनको ये पता था कि वो अमेरिका से पढ़कर आए हैं, वो काफ़ी वेल इस्टेब्लिश सर्जन है, और वैसे भी डॉक्टर सदाव ने एक रिसर्च की थी, एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें वो ये स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से जो वुंड्स हैं वो पूरी तरह से भर सकते हैं, किस तरह से जो वुंड्स हैं वो एकदम क्लीन हो सकते हैं, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गए थे। और इसीलिए जनरल टाकीमा का पूरा विश्वास था कि किसी भी तरीके से डॉक्टर सदाव ही हैं ऐसे जापानीज डॉक्टर जो उनको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। One night, Sadao and Hana were enjoying the view of the sea from their veranda. At this moment, both of them saw something black come out of the mists. It was a man. He staggered a few steps, then the curled mists hid him again. Hana and Sadao leaned over the railing of the veranda. They saw a man crawling on his hands and knees. Then he fell down on his face and lay there. He was wounded and lay motionless on the sand. He was a white man. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had reopened. He was bleeding. He had packed the wound with the sea moss. The man cried but didn't wake up. They read the faint letters on his cap, US Navy. The American was a prisoner of war. तो देखिए इस तरह से एक दिन की बात है, शाम का टाइम था जब दिनों रात मिलते हैं इस तरह का, और बिल्कुल जैसे मान लीजिए अंधेरा होने ही वाला था, तो डॉक्टर सदाव और उनकी जो वाइफ है हना, वो बाहर अपने बालकनी में खड़े थे, वरांडा में खड़े थे अपने घर के, और वहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया उनका जो घर था वो कोस्ट पर था, सी बीच पर था, समुद्र के तट पर था। तो वहाँ से वो समुद्र की ओर देख रहे थे, और उस समय जैसे मान लीजिए थोड़ी थोड़ी फोग या थोड़ी थोड़ी मिस्ट जो है वो समुद्र से आनी शुरू हो गई थी, धुंध सी आनी शुरू हो गई थी, कोहरा था जो कि बढ़ता ही जा रहा था। तो उस कोहरे में सी के पास उन्होंने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल लड़खड़ा के चल रहा था। जैसे उन्होंने उसको देखा तो वो बिल्कुल इस तरह से गिरता पड़ता चल रहा था, तो उन्हें एकदम से चिंता हुई कि भी ये आदमी कौन है। दोनों बहुत ही ध्यान से उसको देखने लगे, और जैसे वो बहुत ही ध्यान से उसको देखने की कोशिश कर रहे थे, वो आदमी एकदम से गिर गया। दौड़कर वो उसको जैसे बचाने के लिए गए, तो उन्होंने जब उसको पलट कर देखा तो वो एक वाइट मैन था, वो एक अमेरिकन था जिसकी कैप के ऊपर लिखा हुआ था यूएस नेवी। तो वो समझ गए एकदम से कि वॉर का टाइम है, और ये अमेरिका का कोई सोल्जर है जो कि हमारी जापानीज आर्मी ने इसको पकड़ लिया था, और ये बच के भागने की कोशिश कर रहा होगा। पीछे से जापानीज सोल्जर्स ने, जापानीज आर्मी ने इसको शूट किया है, तो पीछे उसके बुलेट जो है उससे भी एक वुंड हुआ था, और वो बैडली इंजर्ड था ओवरऑल, बहुत ज़्यादा खून उसका बह रहा था। तो डॉक्टर सदाव ने क्या किया कि जो मॉस थी वहाँ पे पड़ी हुई थी वो लेकर, और उसको जो वुंड था उसके ऊपर उस मॉस को लगा दिया ताकि ज़्यादा खून ना बहे। अब डॉक्टर सदाव और हना जैसे ये देखते हैं कि वो तो कोई अमेरिकन है, वाइट मैन है, और वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर है, ओके, POW जैसा कि मैं आपको बता रही थी, तो उनको एकदम से लगा कि भी अब हम इस आदमी के साथ क्या करेंगे। ओके, वो उनका दुश्मन है क्योंकि वो अमेरिका का है। लेकिन दूसरा जो है पॉइंट वो ये था कि ये जो आदमी है ये बैडली इंजर्ड भी है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर सदाव और हना क्या करते हैं। Although Sadao was in no mood to help the enemy, he takes in the young soldier and provides him with medical assistance. Actually, he was torn between his moral duty as a doctor, which urged him to save the dying man, and his national duty, which required handing him over to the army as a patriot. Both Hana and Sadao finally decided to take the man home as he was in the need of urgent medical attention. He keeps him at his house to avert any danger coming his way. However, he knew he has opened doors to danger by helping the enemy. All the servants left. Now Hannah was left alone to do the housework as well as to take care of the children. तो आप देखिए क्या होता है, जैसे वो देखते हैं सदाव और हना उस आदमी को, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है। एक बार तो वो ये सोचते हैं कि इसको वापस से समुद्र में फेंक देते हैं, राइट, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान होते हैं। तो वही सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसको हम घर पे ले चलते हैं। बहुत देर तक सोचने के बाद वो फाइनली इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि इसको घर पर ले जाया जाए और इसका ट्रीटमेंट किया जाए। ओके, तो डॉक्टर सदाव यही सोचते हैं कि मैं इसको एक बार घर पे ले जाऊंगा, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर ये उनकी मॉरल ड्यूटी है। ओके, हालांकि बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ जापान ये उनकी पेट्रियाटिक या जैसे मान लीजिए देश के प्रति भी ड्यूटी है, नेशन के लिए भी ड्यूटी है कि वो उसे आर्मी के लिए हैंड ओवर कर दे, आर्मी को दे दें। लेकिन फिर वो यही सोचते हैं कि इस कंडीशन में इसको आर्मी को देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो पहले ये सोचते हैं कि एज अ डॉक्टर मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। तो ही कीप्स हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर एट टॉप प्रायोरिटी। ओके, और फिर वो उसे अपने घर ले जाते हैं, दोनों जने मिलकर, हना और डॉक्टर सदाव,
उसे ट्रीट करने के लिए। अब उनके घर पे उनके बाकी सर्वेंट्स भी होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कैरेक्टर्स की लिस्ट में कराया था। वो जो सर्वेंट्स, जब उनको ये पता चलता है कि डॉक्टर सदाव इस तरह से एक अमेरिकन को लेकर आए हैं और उसे ठीक कर रहे हैं, तो उन सर्वेंट्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपनी मास्टर की इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसे जाते ही तो जो हना है वो सोचती है कि इसको वॉश करने के लिए, जैसे डॉक्टर सदाव हना से पानी मंगाते हैं, तो हना कहती है कि आपको इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूमी, यानी कि उनकी मेड सर्वेंट है जो कि बच्चों का भी काफ़ी अटैच्ड है, बच्चों का काफ़ी ख्याल रखती है, उससे कहती हूँ कि वो इसे साफ़ कर देगी। तो यूमी इस काम को करने के लिए मना कर देती है, लेकिन हना फिर खुद इसे करती है। ओके, किसके लिए? अपने हस्बैंड की बात को मानने के लिए, और क्योंकि वो खुद भी सिंपैथेटिक है, काइंड हार्टेड है। लेकिन सर्वेंट्स किसी भी एंगल से इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है कि डॉक्टर सदाव एक्चुअली कर क्या रहे हैं, डॉक्टर सदाव के माइंड में क्या चल रहा है। सर्वेंट्स को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। वो तो ये सोचते हैं कि क्यों मास्टर इस आदमी को बचाना चाहते हैं, जबकि इसको सी ने भी नहीं छोड़ा, इसको इतने ज़्यादा रॉक से ये इंजर्ड हो गया है, इवन बुलेट भी इसको लगी है, और तो भी इसको बचाने के लिए वो मतलब घर पर ले आए हैं, और किस तरह से एक डेंजर ये हम सब के लिए बन गया है। तो जो सर्वेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनको छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ से ये जो मैन है जिसका नाम टॉम है, POW, प्रिजनर ऑफ वॉर जिसको हम बोलेंगे US नेवी का, ये जो पर्सन है ये धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाता है। और अब देखिए क्या होता है कि जब वो सर्वेंट्स छोड़कर चले जाते हैं तो हना के माइंड में अब ये चिंता है कि कहीं ये सर्वेंट्स बाहर जाकर बता ना दें सबको। ओके, क्योंकि अब जो पर्सन है वो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, POW, प्रिजनर ऑफ वॉर भी लगभग ठीक होता जा रहा है। अब वो सच में सदाव ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अब फाइनली वो इसके साथ क्या करेंगे। तो देखिए, ऑन द सेम डे का मतलब यहाँ पर है कि जिस दिन वो सर्वेंट्स उनको छोड़कर चले गए थे, हालांकि वो जो सर्वेंट्स है वो इतने पुराने सर्वेंट्स थे, इतने लॉयल और फेथफुल सर्वेंट थे डॉक्टर सदाव के, जो उसके फादर के टाइम से उनके घर की उनकी सेवा करते आ रहे थे, लेकिन तो भी वो छोड़कर चले गए। तो सोचिए आप कितना हर्ट हुए होंगे वो इस बात से कि क्यों हमारे जो मास्टर हैं डॉक्टर सदाव जो हैं वो क्यों एक अमेरिकन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों एक एनिमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक उसी दिन, जिस दिन सर्वेंट्स घर छोड़कर गए थे डॉक्टर सदाव का, a messenger in official uniform came to Sadav's house. He asked Dr. Sadav to come to the palace at once as the old general was in pain. Hana breathed a sigh of relief. When Sadav came to say goodbye, she revealed her fear. She had thought that they had come to arrest him. Sadav promised to get rid of that man for her sake. अब एक मैसेंजर आता है, जनरल ने उसको भेजा है। ओके, और वो क्यों आता है मैसेंजर? एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन के आया हुआ होता है, और हना बिल्कुल डर जाती है उसको देखकर। उसको ये लगता है कि शायद से सर्वेंट्स ने जाकर सबको सब कुछ बता दिया है और ये हमें अरेस्ट करने के लिए आया है। लेकिन वो इसलिए नहीं आया होता, सर्वेंट्स ने अभी कुछ भी नहीं बताया है। वो तो केवल इसलिए आया है क्योंकि जो जनरल है उसे ज़रूरत है, वो बीमार है बहुत ज़्यादा, और जनरल ने बुलवाया है डॉक्टर सदाव को। तो जब डॉक्टर सदाव हना को बाय बोलने के लिए आते हैं कि उनको जनरल के पास जाना है इस तरह से, तो हना जो है वैसे तो खैर बहुत रिलीव्ड होती है कि थैंक गॉड कि सर्वेंट्स ने किसी को कुछ भी नहीं बताया और ये मैसेंजर जो है ये अरेस्ट करने के लिए नहीं आया। वो बल्कि डॉक्टर सदाव से अपनी चिंता के बारे में बताती है कि मुझे बहुत चिंता है, मुझे बहुत फिक्र है, किसी भी तरीके से वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन, ओके, दिस प्रिजनर ऑफ वॉर। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसे छुटकारा पा लेंगे। अब देखिए, सदाव टोल्ड द होल एपिसोड टू द जनरल। सदाव ने सारी की सारी बात जनरल को बता दी। द जनरल न्यू दैट सदाव वॉज इंडिस्पेंसिबल टू हिम। ही नेवर ट्रस्टेड अदर जापानीज सर्जन्स। अब जो जनरल हैं, जनरल टाकिमा, उनको भी पता है कि डॉक्टर सदाव उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनको और किसी सर्जन के ऊपर तो विश्वास ही नहीं है। अब अगर वो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सदाव, वो किसी अमेरिकन को बचा भी रहे हैं तो इससे जो जनरल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे जनरल की कुछ कैरेक्टर स्केच रिवील होंगे, कैरेक्टर की ट्रेट्स रिवील होंगी, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी आप केवल स्टोरी को कंटिन्यू रखिए। द जनरल प्रॉमिस सदाव दैट नथिंग वुड हैपन टू हिम। जनरल ने सदाव को आश्वासन दिया कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मन मन में जनरल को पता है कि डॉक्टर सदाव जो है वो कितने इंडिस्पेंसिबल हैं, उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। द जनरल देन प्लान टू गेट द अमेरिकन सेलर assassinated. He told Sadav that his private assassins were very competent and would also remove the dead body. Sadav thought that this plan would be the best for his family. तो जो जनरल है वो डॉक्टर सदाव को उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता बताते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं
इस आदमी को मरवाने के लिए मेरे प्राइवेट असैसिन्स को भेज दूंगा। अब असैसिन्स कौन होते हैं? दरअसल जैसे मान लीजिए मिलिट्री रूल में जो ये जनरल्स वगैरह हैं, ये अपने प्राइवेट असैसिन्स रखते थे। ये इस तरह के शूटर्स होते थे, किलर्स होते थे, जिनको ये बोल देते थे कि जाओ और उस आदमी को शूट कर आओ, मार आओ। ओके, तो ये जाकर उनके लिए वो मार आते थे। ओके, उस आदमी को मार आते थे। तो वो डॉक्टर सदाव को यही बोलकर कन्विंस करते हैं कि मेरे पास मेरे प्राइवेट असैसिन्स हैं और मैं उनको भेज दूंगा, और तुम बस ये करना कि जैसे वो जहाँ पर तुमने उसको जैसे रखा हुआ है उस आदमी को, तो उसे उसका जो रूम का जो गेट है उसे तुम पीछे की साइड से, गार्डन की साइड से खुला छोड़ देना, ताकि मेरे असैसिन्स इजीली आएँ। और वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो बॉडी वगैरह सब वहाँ से रिमूव कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कि वो इंसान कहाँ चला गया। ओके, तो डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि थैंक गॉड ये प्लान बिल्कुल ठीक है और इससे मेरी फैमिली को जो है बच जाएगी और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर सदाव देखिए, आप एक एज अ डॉक्टर भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने उसे ट्रीट किया, उन्होंने सर्जरी की थी, उन्होंने रिसर्च की थी इस बारे में कि वुंड्स कैसे क्लीन हो, और उसके वुंड्स भरने भी लग गए थे, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन दूसरी साइड वो एक पैट्रियोटिक पर्सन भी हैं। ओके, और वो अपने पैट्रियटिज्म को शो करने के लिए और साथ के साथ एक फैमिली लविंग पर्सन भी हैं। तो फैमिली को जैसे मान लीजिए सुरक्षित करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, हना के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो जनरल को ये बात बता देते हैं, जिसका सोल्यूशन जनरल उनको प्राइवेट असैसिन्स भेजने का और उनको उसको मार डालने का बता देता है। While waiting for the assassin, Sadao starts noticing that it was delaying. Finally, the torture became too much for him to bear. He planned to get rid of the enemy himself. अब डॉक्टर सदाव असैसिन्स की वेट करते रहते हैं। पहली रात चली जाती है, दूसरी रात चली जाती है, तीसरी रात चली जाती है, लेकिन जनरल के असैसिन्स डॉक्टर सदाव के घर में प्रिजनर ऑफ वॉर को मारने के लिए नहीं आते। अब डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब उन्हें कुछ करना पड़ेगा इस आदमी से छुटकारा पाने के लिए। तो देखिए वो क्या करते हैं। The next morning he went to the guest room. He thought of putting his boat on the shore that night with food and extra clothing in it. The American might be able to row to that little island not far from the coast. Nobody lived on that island. He gave all the necessary instructions to Tom and also gave him his own flashlight. अब देखिए नेक्स्ट डे क्या करते हैं डॉक्टर सदाव, वो एक बोट अरेंज करते हैं उस प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए, टॉम के लिए। ओके, और उस बोट के अंदर वो कुछ फूड और कुछ एक्स्ट्रा बेडिंग, क्लोथिंग ये सब रख देते हैं, ताकि ये जो टॉम है ये उस बोट पे बैठकर उन आइलैंड्स तक पहुंच जाए जो कि उसको यहाँ से दिखाई दे रहे थे, अपने कोस्ट से दिखाई दे रहे थे आइलैंड्स। क्योंकि जो वो आइलैंड तक अगर वो पहुंच जाता है किसी तरह से, तो वहाँ से फर्दर आगे के लिए वो कोरिया वगैरह के लिए जो है बोट्स वहाँ से और मिल जाती हैं, तो वहाँ से वो जापान छोड़कर और जा सकता है, राइट। तो वो एस्केप कर सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डॉक्टर सदाव ने उस प्रिजनर ऑफ वॉर की एस्केप करने में मदद की। ओके, वैसे तो वो यही चाहते थे कि उसका छुटकारा उससे किसी भी तरीके से उनको और उसकी फैमिली को मिल जाए। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए एक तरीके से वो अपने एनिमी को बचा भी रहे हैं, वो अपने एनिमी की हेल्प कर रहे हैं। इज ट्राइंग टू एस्केप दैट पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं उनके मन में ये सिंपैथी है, ये काइंड हार्टेडनेस है, जिसकी वजह से वो अपने इस प्रिजनर ऑफ वॉर की लाइफ कौन सी बार बचा रहे हैं। यस, स्क्रैच योर माइंड, सोचिए ज़रा कौन सी बार लाइफ बचा रहे हैं डॉक्टर सदाव अपने प्रिजनर ऑफ वॉर की, इस प्रिजनर ऑफ वॉर की सेकेंड टाइम, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर सदाव है उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर की जो लाइफ है वो 2 बार बचाई। ट्वाइस ही सेव्ड हिज लाइफ। कैसे? तो पहली बार तो तब जब उनको वो सी कोस्ट पर मिला था और उसके बुलेट लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा जैसे खून बह रहा था और वुंडेड था, ही वॉज बैडली इंजर्ड। तो एट दैट टाइम ही सेव्ड हिज लाइफ बाय ऑपरेटिंग हिम, बाय डूइंग हिज सर्जरी। एंड सेकेंड टाइम he tried to, you see, saved his life in order to, you see, when he tried to make the this person escape, okay, through by arranging a boat and asking him to, you just row this boat to that little island which we can see from here. और टॉम ऐसा ही करता है, वो उस बोट को ले जाता है। बोट के अंदर फूड भी होता है, उसके लिए कुछ खाना भी होता है। ओके, और एक फ्लैश लाइट देते हैं, कुछ हिंट्स देते हैं कि भाई अगर तुम सेफ़ हो तो मुझे बताना, नहीं सेफ़ हो तो मुझे बताना, फ्लैश लाइट को जैसे ऑन ऑफ करके। और इस तरह से ही हेल्प्स हिम टू डिसअपियर, टू एस्केप, और वो वहाँ से चला जाता है। He comes to the conclusion that the American soldier is not his enemy just because he belongs to another country. अब डॉक्टर सदाव के माइंड में यही चल रहा है कि अगर वो अमेरिका से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो भी उसका दुश्मन है, राइट। Thus he rises above his prejudices and does the right thing by helping the American soldier escape, thus saving his life. तो इस तरह से वो बहुत सही चीज़ करते हैं। आपने बेटा वो मूवी भी देखी होगी, My name is Khan and I'm not a
टेररिस्ट। ओके, तो इसमें भी यही बताया है कि भी जो पर्सन्स हैं वो अच्छे होते हैं, ह्यूमन बींग सब अच्छे होते हैं, सभी खराब नहीं होते। तो हमें किसी भी तरीके से अपनी जो एनिमिटी है उसको प्रेजुडाइज नहीं करना चाहिए, प्रेजुडिसेस से नहीं जोड़ना चाहिए। जो कलर, कास्ट, क्रीड, नेशन, नेशनैलिटी, जो रिलीजन है, इन सब चीज़ों से ऊपर होकर हमें मानवता को रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी को रखना चाहिए। और यही थीम जो है ये हमारा चैप्टर हमें कन्वे करता है, यही सोशल मैसेज हमें दिया जाता है इस चैप्टर के द्वारा। आप देखिए, जब वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो चला गया तो इसके बाद फिर सदाव ने क्या किया। सदाव वेंट टू द जनरल एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट द अमेरिकन हैड एस्केप्ड। सदाव जनरल के पास गए और उन्होंने कहा कि भी वो तो भाग गया। The general informed Sadao that he forgot about the prisoner as he was unwell. He told Sadao not to leak this information to anybody. अब जनरल ने कहा कि वो तो एकदम भूल गया कि वो असैसिन्स को भेज ही नहीं पाया, और डॉक्टर सदाव अगर ये कह रहा है कि वो एस्केप कर गया है तो कोई बात नहीं, इस बात को वो किसी को भी ना बताए। डॉक्टर सदाव के ऊपर इसका कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और डॉक्टर सदाव से भी उसने ये रिक्वेस्ट की कि मैं भूल गया था क्योंकि मैं बीमार था। ओके, अब मैं ये नहीं पता कि वो सच में बीमार था इसलिए भूल गया था, या उसने कभी इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया, ही वॉज सो सेल्फ सेंटर्ड। तो इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस जनरल ये कहता है कि बिकॉज ऑफ हिज डिजीज या बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही फॉरगॉट टू सेंड द असैसिन्स। तो और डॉक्टर सदाव से कहता है कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डॉक्टर सदाव जो है वो बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। To sum up the enemy summary, we learn how love and compassion can make us better human beings as opposed to prejudices and biases against other people with whom we do not share anything but the bond of being humans. तो देखिए, बहुत अच्छा मैसेज ये स्टोरी हमें कन्वे कर रही है कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और हमें ये जो कास्ट, कलर, क्रीड, ये सब जो बैरियर्स हैं इन सब से ऊपर उठ के ह्यूमैनिटी को रखना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को रखना चाहिए। अब यहाँ मैंने आपको प्रोवाइड की है इस चैप्टर की शॉर्ट सी समरी। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। The story highlights how a Japanese doctor saves the life of an American prisoner of war and rises above narrow national prejudices. He risks his honor, career, position, and life by sheltering a war prisoner of the enemy country and saving his life. The author has beautifully portrayed the conflict in the doctor's mind as a private individual and as a citizen with a sense of national loyalty. To sum up, we learn how love and compassion can make us better human beings as opposed to prejudices and biases against other people with whom we do not share anything but the bond of being humans. तो इस तरह से आप ये समरी यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो अब तक मैंने आपको चैप्टर डिटेल में समझा दिया है। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर रही है। चैप्टर का बैकग्राउंड हमने अच्छे से समझा। फिर मैंने आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन, थीम, सेटिंग, बैकग्राउंड ये सब क्लियर किया। फिर मैंने आपको चैप्टर की समरी प्रोवाइड की है और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। सबसे पहले आप डॉक्टर सदाव के कैरेक्टर स्केच को समझिए। ओके, देखिए डॉक्टर सदाव जो हैं एज अ पेट्रियट कैसे पर्सन है। एज अ पेट्रियट जो है डॉक्टर सदाव बहुत ही पेट्रियाटिक पर्सन है, क्योंकि उनके जो फादर हैं उन्होंने उनमें पेट्रियाटिज्म की जो भावना है उसको डाला है, और उन्होंने ही जो है प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में जनरल को इसीलिए जाकर बता दिया था क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वो अपने देश के प्रति पेट्रियाटिक हैं और देश को वो प्यार करते हैं, राइट। फिर एज अ सर्जन वो कैसे सर्जन है आपको पता ही है कि ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, ही सेव्ड द लाइफ, ही क्योर्ड द वुंड्स ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर। और जनरल टाकिमा जो थे उनको भी उसके ऊपर पूरा विश्वास था, उनको पता था कि इनसे अच्छा सर्जन उनके लिए कोई भी नहीं हो सकता, और इसीलिए उनको मिलिट्री ट्रूप्स के साथ भी नहीं भेजा गया था। फिर एज अ फैमिली मैन वो कैसे हैं। एज अ फैमिली मैन वो केयरिंग है, ओके, बहुत ज़्यादा लविंग है, लविंग हस्बैंड हैं, केयरिंग जैसे फादर हैं। ओके, उनको ये पता चल जाता है कि किस तरह से कि इम्पेंडिंग डेंजर आया है उनकी फैमिली के ऊपर इस प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में, और इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। जनरल से बात करते हैं, लेकिन जब जनरल से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो वो खुद जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसको छोड़ने में, एस्केप कराने में उसकी हेल्प करते हैं। फिर ओवरऑल हम देखते हैं कि जो डॉक्टर सदाव है वो कैसे जनरल ह्यूमन बीइंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू सी ही वाज आल्सो वेरी काइंड हार्टेड एंड जेनरस। अबव ऑल वी कैन से कि वो ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखते हैं, वो लव एंड कंपैशन इन फीलिंग्स को सबसे ऊपर रखते हैं, और ये जो पेटी कंसिडरेशंस हैं इनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब देखिए ये जो सब पॉइंट्स हैं, एज अ पेट्रियट, एज अ सर्जन, एज अ फैमिली मैन एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स एज अ जनरल ह्यूमन बींग, ये कैसे हैं। ओके, डॉक्टर सदाव कैसे हैं, ये उनका कैरेक्टर स्केच मैंने आपको अब पहले समझाया, पॉइंट्स बता दिए। अब ये मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड पे प्रोवाइड कराया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं हना का कैरेक्टर स्केच। हना के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था कि वो एक बिल्कुल डेडिकेटेड वाइफ है। ओके, वो बहुत ही सिंपैथेटिक एक वुमन है। ओके, सिंपैथेटिक, शी इज़ काइंड हार्टेड। वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल फॉलो करती है, जैसे वो कहते हैं वैसा ही करती है। जैसे जब यूमी मना कर देती है उसको प्रिजनर ऑफ वॉर को धोने से, वॉश करने से, तो हना उसको साफ करती है अपने हस्बैंड के लिए। ओके, फिर हना अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है। जब सर्वेंट सब चले जाते हैं तो पूरे घर की जो केयर टेकर है अकेली पड़ जाती है, थक जाती है, लेकिन फिर भी कभी ये नहीं कहती कि भाई तुमने गलत किया है, कभी भी लड़ाई नहीं करती अपने हस्बैंड से, बिल्कुल अच्छे से उसको ऑबे करती रहती है, फॉलो करती रहती है। और जो भी एक अच्छी वाइफ के, हाउस वाइफ के और मदर के जो भी ट्रेट्स हैं वो हम हना में देखते हैं। तो इस तरह से ये आपको कैरेक्टर स्केच मैंने हना का प्रोवाइड कराया है। अब इसी तरह से हमारे पास आते हैं जनरल टाकीमा का कैरेक्टर स्केच। जनरल टाकीमा जो है वो एक बहुत ही सेल्फिश मैन है, मैं तो ये कहूँगी। देखिए, क्योंकि डॉक्टर सदाओ को उन्होंने ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने डॉक्टर सदाओ को अपने लिए अपने पास रख लिया, क्योंकि उनकी भी कभी भी सर्जरी हो सकती थी, उनको भी कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। सो ही डिड नॉट सेंड डॉक्टर सदाओ विद द ट्रूप्स। ओके, तो उन्होंने नेशन को सेकंड नंबर पे रखा, उन्होंने खुद को पहले नंबर पे रखा। तो ही इज एंटायरली सेल्फिश पर्सन। तो अब आप देखिए दूसरा जो पॉइंट बनेगा कि वो सेल्फ सेंटर्ड थे, क्योंकि आप ही देखिए कैसे उन्होंने डॉक्टर सदाओ को प्रिजनर ऑफ वॉर को ट्रीट करने के लिए, उसे बिल्कुल ठीक कर देने के लिए एक बार भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उनको कुछ भी नहीं कहा। रादर उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मैं जो है अपने असैसिन्स भेज दूंगा और उसको इस तरह से। और आप देखिए कितना केयरलेस था, थर्ड पॉइंट है, कितना केयरलेस था जनरल टाकीमा कि उसने वो असैसिन्स भी नहीं भेजे। तो ये भी उसके सेल्फ सेंट्रिक नेचर को ही इंडिकेट करता है कि वो इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया था कि वो ये भूल ही गया होगा ओके कि उसने जो असैसिन्स हैं उनको भेजना भी है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ही वॉज नॉट एट ऑल फेथफुल टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, टुवर्ड्स नेशन वी कैन से, और टुवर्ड्स इवन ह्यूमन बींग्स। ओके, ही वॉज नॉट एट ऑल प्रॉमिसिंग, क्योंकि उसने असैसिन्स को नहीं भेजा। और फिर बहाना क्या लगा रहा है कि ड्यू टू हिज इलनेस, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि इलनेस की वजह से वो भूला हो। वो उसने कभी ध्यान नहीं दिया अपनी ड्यूटीज़ के लिए। ही वॉज सो केयरलेस, ही वॉज नॉट प्रॉमिसिंग, ही वॉज सेल्फ सेंटर्ड, ही वॉज एंटायरली अ सेल्फिश पर्सन। और ये उसका कैरेक्टर स्केच यहाँ पे आपको राइटिंग में मैंने प्रोवाइड किया है। या आप चाहो तो जो मैंने पॉइंट्स अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं इनसे भी आप इस कैरेक्टर स्केच को डिस्कस कर सकते हो, लिख सकते हो, डेवलप कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर सदाओ के जो फादर हैं उनका क्या कैरेक्टर स्केच है, क्योंकि शॉर्ट में आ सकता है उनका। तो आप ये देखिए, डॉक्टर सदाओ के जो फादर हैं, ही वॉज अ वेरी सीरियस मैन। सीरियस मैन थे क्योंकि उनकी एक एम्बिशन थी अपने बच्चे को लेकर। ओके, वो केवल उसकी एजुकेशन के लिए चिंतित थे। वो केवल ये चाहते थे कि वो एजुकेशन में एक्सेल करे, और इसलिए वो कभी भी उसके साथ ज़्यादा बातें नहीं करते थे, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते थे, खेलते नहीं थे। राइट। फिर सेकेंड पॉइंट आप ले सकते हो कि ही वॉज क्वाइट ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल। ट्रेडिशनल थे, जो भी उनकी परंपराएं थी, जो भी उनके रिचुअल्स थे जापान के कल्चर में, वो उन्हें बहुत ही अच्छे से फॉलो करते थे। उनका जो कमरा था उसके अंदर भी इस तरह का इंटीरियर था जो बिल्कुल पेट्रियटिज्म को शो करता था। ट्रेडिशनल चीज़ें, कन्वेंशनल चीज़ें, ये सब चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ही वैल्यूड पेट्रियोटिज्म। ही वॉज टर्न इन बिलीफ ओके इन जापानीज वैल्यू। एक और बात हम उनके बारे में बता सकते हैं कि ही वॉज क्वाइट फ्यूचरिस्टिक। वो फ्यूचर में विश्वास रखते थे, वो एक्सेल करने में, ग्रो करने में, प्रोग्रेस करने में विश्वास रखते थे। और इसीलिए जब भी वो डॉक्टर सदाओ के साथ बैठते थे, आइलैंड्स को देखते थे कि यॉन्डर देखो, वहाँ पर वो जो आइलैंड्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि जापान का फ्यूचर क्या होगा। वहाँ से जापान पता नहीं कहाँ चला जाएगा, कितना ग्रो करेगा। तो देश के लिए, बच्चे के लिए, फैमिली के लिए ही वॉज क्वाइट अ डेडिकेटेड पर्सन। और वो ये चाहते थे कि हर जगह तरक्की हो, हर जगह खुशहाली हो। तो इस तरह से ये हमारा कैरेक्टर स्केच हो गए सभी डिस्कस, चारों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के, डॉक्टर सदाओ का, हना का, जनरल टाकीमा का एंड डॉक्टर सदाओ के फादर का। अब एक क्वेश्चन जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, वैसे तो खैर समरी में आने के बाद लगभग सभी क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको जैसे डिस्कस भी किया था कि जो डॉक्टर सदाओ हैं वो प्रिजनर ऑफ वॉर की जो लाइफ है उसको 2 बार बचाते हैं। तो वो 2 बार कैसे बचाते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको एक समरी के रूप में इसको लिखना पड़ेगा कि शुरुआत में कैसे देखा डॉक्टर सदाओ ने उसको, प्रिजनर ऑफ वॉर को कैसे ट्रीट किया। ही वॉज वुंडेड, एक बुलेट हिट हुई थी उसे ट्रीट किया, सर्जरी की, ऑपरेशन किया, बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद सेकंड टाइम उन्होंने उसे एस्केप करने में एक बोट प्रोवाइड करके, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करके आइलैंड तक पहुंचाया। तो इस तरह से ही सेव्ड हिज लाइफ ट्वाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनिमी. Okay, we did the detailed summary of this chapter. We discussed it in detail. We did all the important questions, character sketches of this chapter. Thank you so much for watching. Thank you.